हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं देश विदेश की खबरों की तरफ रुख। क्या रहेगा मौसम, क्या रहेगा सोने चांदी की कीमत, वो तमाम जानकारी हमारे इस वीडियो में बताएंगे कि किसने। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख उदय भान भी मौजूद थे। अपनी तरफ से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब श्रेणी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्थित हैं। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि राज्य की बीजेपी सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है और अब सीएम नायब सिंह सैनी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। कांग्रेस की इस मांग को बीजेपी की सहयोग कर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलएज ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राज्य में बीजेपी सरकार मजबूती से काम करती रहेगी। देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करना चाहिए था। अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो उसके बावजूद भी हमें उस बात की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 90 है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा से इस्तीफा दिया और वो अभी करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वो हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से 2 विधायकों के इस्तीफों के बाद अभी विधानसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 88 है। मौजूदा विधानसभा की 88 सीटों के आधार पर बीजेपी को 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास अभी अपने 40 विधायक हैं, उसे 3 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक का समर्थन है। ऐसे में ये आंकड़ा 44 पहुंचता है, जो कि बहुमत से 1 कम है। वहीं राज्य में कांग्रेस के पास 30 सीटें, जेजेपी के पास 10, इनेलो 1 और 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे चुके। शुक्ल पक्ष तृतीय संवत है, आज गुरुवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुल काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहुल काल 2 बजे से लेकर 3 बजे से 40 मिनट तक रहेगा। बात करें इतिहास के पन्ने पलटते हुए, आज हम 9 मई तक आ पहुंचे हैं। यह दिन कई मायने में खास है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया गया। मोहम्मद का अजीम शाहकार ताजमहल 9 मई के दिन बनकर ही पूरा हुआ था। इसके अलावा 9 मई का दिन एक दुखद घटना का गवाह भी बना, जब 1993 में आज ही के दिन दक्षिणी अमेरिका देश इक्वाडोर के नाविजा क्षेत्र में भूस्खलन से 300 लोगों की मौत हुई थी। 9 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। देश के इन राज्यों में खराब रहेगा मौसम। अब मौसम की जानकारी राजस्थान के लिए भी जारी हुआ ये अलर्ट। देश के कई राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अब मौसम को लेकर नया अलर्ट जारी हुआ है। देश के लोगों को एक फिर से नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान सहित कई राज्यों में बारिश हो सकती है।
अगर बात करें मौसम विभाग की तो उन्होंने बताया है कि अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 मई से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है। इसके कारण 9 से 12 मई के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम खराब होने की आशंका है। देश के इन 3 ही प्रदेशों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश हो सकती है। इन राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अगर बात करें 9 से 12 मई के दौरान प्रदेश में हो सकती है बारिश। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में 9 से 12 मई के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। ऐसा होने से प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश में आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगर बात करें राजस्थान के इन क्षेत्रों में चल सकती है लू, तो प्रदेश राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम विभाग की ओर से लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 7 से 10 मई के दौरान, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 8 से 10 मई के दौरान लू चल सकती हैं। सोने चांदी का भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें तेज हो गई हैं, जिससे कि कॉमेक्स पर सोना 1% चढ़ गया है। इसका असर भारतीय बाजारों में दिखाई दिया है। बात करें अक्षय तृतीया का माहौल बनने से पहले सोना चांदी के दामों में बीते दिन तेज उछाल दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें तेज हो गई हैं, जिससे कि कॉमेक्स पर सोना 1% चढ़ गया है। इसका असर भारतीय बाजारों में दिखाई दिया। सोमवार को सराफा बाजार में सोना करीब 700 रुपए उछलकर 71,300 रुपए के ऊपर, तो चांदी 1,900 रुपए की छलांग लगाकर 83,000 पर बंद हुआ था। वायदा बाजार में भी कल सोना 657 रुपए उछालकर 71,325 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। सबसे अधिक कारोबार वाला जून कॉन्ट्रैक्ट 71,447 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। बीजेपी ने पूरी ताकत राहुल जी के खिलाफ लगा रखी है। वह आपके लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी। बीजेपी और जेजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों का सफाया हरियाणा से तय है। दीपेंद्र हुड्डा। अब करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने एक साक्षात्कार में भारतीयों की विभिन्न क्षेत्रों की शारीरिक उपस्थिति की तुलना अन्य देशों के लोगों से करके विवाद खड़ा कर दिया। जी हां, उन्होंने भारत की विविधता को रेखांकित करते हुए कहा कि पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिमी में अरब, उत्तर में गोरे और दक्षिण अफ्रीकी जैसे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिश्वा शर्मा और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने पित्रोदा की टिप्पणियों को नस्लवादी और विभाजनकारी बताया। रनौत ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं पित्रोदा इससे पहले अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित एक उत्तराधिकारी कर का समर्थन करके सुर्खियों में आए थे। बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के सांसद ने किसानों का उत्पीड़न किया है, उनकी जमानत जब्त करानी है। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि मुझे मालूम है कि यहाँ सिख समाज के लोग काफी संख्या में हैं। जब भी किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन हुआ तब भाजपा के लोगों ने ज्यादती की, किसानों को जुल्म ज्यादती का शिकार होना पड़ा। यहाँ भाजपा के जो सांसद उम्मीदवार हैं उन्होंने
किसानों का शोषण किया है। इस चुनाव में उनकी जमानत जब्त कराने का काम करना है। मायावती ने आगे कहा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और उसका किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं है। भाजपा ने किसान आंदोलन को कुचला है। इस चुनाव में कोई नाटकबाजी, जुमलेबाजी, गारंटी काम नहीं आ रही। बसपा ने टिकट बंटवारे में सर्व समाज को उचित भागीदारी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, जबकि राशन वह फ्री नहीं दे रहे। हम लोग जो टैक्स अदा करते हैं उससे राशन मिलता है। भाजपा सरकार में रोजगार नहीं, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है, जिससे बहुजन समाज कभी सफल नहीं होने देगी। कर्नाटक पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा और भारतीय के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को एक विवादास्पद पोस्ट के संबंध में बुलाया है, जिसे भाजपा की कर्नाटक राज्य इकाई ने साझा किया था। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दोनों नेताओं के नाम पर प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गई। जांच अधिकारी ने उन्हें 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा। यह कदम चुनावी मौसम के दौरान विवादित संदेशों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार अक्षय तृतीया, जो अनंत समृद्धि का प्रतीक है, 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन पड़ने वाला यह त्योहार भगवान परशुराम की जयंती के साथ मेल खाता है। इस दिन का नाम नए उद्यमों के लिए अनवरत सफलता का संकेत देता है, जब सूर्य और चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति पर होते हैं। पूजा का मुहूर्त सुबह 5:33 तक है। तृतीया तिथि 10 मई से शुरू होकर 11 मई को समाप्त होगी। हिंदुओं और जैनों के लिए महत्वपूर्ण यह दिन विवाह के लिए आदर्श माना जाता है और भगवान ऋषभनाथ की तपस्या के अंत को चिन्हित करता है। इस दिन रस्मों में सुबह की स्नान, विष्णु लक्ष्मी की पूजा और स्थायी समृद्धि के लिए सोने की खरीदारी शामिल है। सत्यनारायण कथा अनुष्ठान भी इस के लिए प्रसिद्ध है, जो जीवन में खुशियां और सफलता का वादा करता है। भारतीय कांग्रेस ने सैम पित्रोदा की भारत की विविधता पर की गई टिप्पणियों से सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली। पित्रोदा, जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की शारीरिक उपस्थिति की तुलना अफ्रीकियों, अरबों और चीनियों जैसी विभिन्न जातियों से की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इन उपमाओं को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। विवाद तब और बढ़ गया जब पित्रोदा के 2 मई के द स्टेट्समैन के साथ साक्षात्कार का एक अंश वायरल हो गया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पित्रोदा के बयानों से असहमति जताई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन टिप्पणियों के आलोक में कांग्रेस की आलोचना की। इससे पहले अप्रैल में पित्रोदा की भारत में संभावित उत्तराधिकारी कर की गई टिप्पणियों ने भी आलोचना खींची थी, जिसके चलते कांग्रेस ने उनके विचारों से run by dimwits. Only this party can get to an extent where they can call us as descendants of invaders. This is not only strongly condemnable, it is not only feeling disgusting to us, it only shows that in 2024 we will reject Congress party once more. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमले बोले। हरदोई की जनसभा में अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 और 3 तलाक वापस लाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि गलती से भी राहुल बाबा और अखिलेश सत्ता में आ गए तो ये दोनों बाबरी पर ताला लगा देंगे। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि अभी अभी पाकिस्तान ने राहुल बाबा की बड़ी प्रशंसा की है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि राहुल बाबा की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है, तो मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। नक्सली मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं। धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राम मंदिर बनता है, बाबा विरोध करते हैं। राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। उन्होंने आगे कहा कि 3 चरण में हमारे नेता नरेंद्र मोदी 190 सीटें पार कर चुके हैं और ये चौथा चरण 200 पार करके 400 की ओर जाने का चरण है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन है,
सपा, कांग्रेस, टीएमसी ने ये सारे जो इकट्ठा हुए हैं उन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। कल ही झारखंड में ईडी गठबंधन के मंत्री सचिव के नौकर के घर 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर 350 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। उसके कुछ दिन पहले टीएमसी नेता के घर 51 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। मैं बाबा राहुल और अखिलेश से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करोगे तो पकड़े भी जाओगे और जेल में भी जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 2021 में अखिलेश यादव हरदोई में सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन करने आए थे और कह गए कि मोहम्मद अली जिन्ना महान व्यक्ति थे। अरे अखिलेश, इतिहास पढ़ो ढंग से, भारत माता के टुकड़े करने वाले और कोई नहीं, आपके महान नेता जिन्ना थे। दूसरी तरफ कन्नौज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा में सपा के लोग वोट बैंक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अखिलेश को शर्म आनी चाहिए। परिवारवादी पार्टी है, इनको परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जब दंगे हो रहे थे, पश्चिमी में लोग मर रहे थे, तब आप अखिलेश यादव सफाई में मनोरंजन कर रहे थे, डांस देख रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सपा में नेताजी गए, अखिलेश आ गए, इसके बाद डिंपल को ले आए। ये यादव समाज के शुभ चिंतक नहीं है। इन्होंने 5 टिकट दिए। कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल जी लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से भतीजा अक्षय लड़ रहा है, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। यहाँ वर्षों तक मुलायम सिंह जी के परिवार को वोट दिया। ये ऐसा परिवार है जो जीतता तो है, बाद में काम नहीं आता, और हारता है तो भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि कन्नौज वालों, प्रचार बंद होने से मतदान समाप्ति तक नहीं हो सकता। ओपिनियन पोल किसी भी मीडिया माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ओपिनियन पोल परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 23 मई को 6:30 बजे से ओपिनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया माध्यम से ओपिनियन पोल नहीं किया जा सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के बंद होने से लेकर मतदान समाप्ति तक लोकसभा चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी है। आयोग ने जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 IB के तहत ऐसे आदेश जारी किए हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग के आदेशों के अनुसार सभी संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले अर्थात 23 मई 6:30 बजे से ओपिनियन पोल व सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी होगी। प्राधिकृत मीडिया कर्मी कर सकते हैं वाहन का प्रयोग। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने मतदान के दिन चलने वाले मीडिया कर्मियों के वाहनों के बारे में बताया कि प्राधिकृत पत्र प्राप्त मीडिया कर्मियों के वाहन मतदान के दौरान चलाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया कर्मियों को निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा के महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत पत्र जारी किए गए हैं। इन प्राधिकृत पत्रों के आधार पर मीडिया कर्मी चुनाव कवरेज के लिए वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। प्रत्येक मतदाता की पहचान की जाएगी सुनिश्चित। पहचान के बाद ही लगाई जाएगी स्याही। वोट डालने से पहले प्रत्येक मतदाता की वास्तविक पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग अधिकारी मतदाता की पहचान के बाद स्याही लगाने, मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लेने आदि कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग के आदेशानुसार वोट डालने से पहले प्रथम पोलिंग अधिकारी फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र
या आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद उसके बाएं हाथ की सबसे पहली अंगूठी के साथ वाली उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान व उंगली पर लगी स्याही की प्रमाणिकता के बाद चुनाव स्लिप पोलिंग अधिकारी को सौंपनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मतदाता की उंगली पर स्याही अच्छी तरह लगी हो और उसे मतदाता द्वारा साफ करने की कोशिश ना की गई हो। मतदान केंद्र छोड़ने से पहले प्रत्येक मतदाता की उंगली पर स्याही अच्छी प्रकार से सूख जानी चाहिए। इसके बाद ही संबंधित मतदाता के फॉर्म 17A के रजिस्टर में हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी मतदाता के हाथ पर कोई तेलीय पदार्थ लगा है तो उसे स्याही लगाने से पहले अच्छी तरह से साफ करना होगा। नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी तुड़वा कर होगी रजिस्ट्री। नगर परिषद में ऑनलाइन करना होगा आवेदन। आईडी तुड़वाने के लिए भूखंड का 200 गज न्यूनतम आकार जरूरी। गत नवंबर माह में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को नगर परिषद क्षेत्र में प्लाट को भागों में बांटकर रजिस्ट्री करवानी है तो उसे पहले नगर परिषद से प्रॉपर्टी आईडी को तुड़वाना होगा। उसके लिए संबंधित कोऑपरेटिव ulb.haryana.gov पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आईडी तुड़वाने के लिए भूखंड का आकार न्यूनतम 200 गज होना चाहिए। 200 गज से कम आकार के भूखंड की आईडी नहीं बन सकती। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने बताया कि हाल ही में नगर परिषद क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर उपायुक्त के पास शिकायतें आ रही थी, जिसके आधार पर उपायुक्त मनदीप कौर ने एक कमेटी का गठन कर मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए थे। कमेटी ने जांच के दौरान पाया कि नगर परिषद क्षेत्र में भूखंडों की प्रॉपर्टी आईडी को तोड़कर भागों में रजिस्ट्री करवाने को लेकर गत नवंबर माह में जारी से पहले दिशा निर्देश हैं। इन निर्देशों के अनुसार परिषद क्षेत्र में अगर कोई मालिक अपने भूखंड की भागों में रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो उसे पहले नगर परिषद को प्रॉपर्टी ulb.haryana.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उन्होंने बताया कि जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रॉपर्टी आईडी को तुड़वाने के लिए भूखंड का आकार कम से कम 200 गज होना जरूरी है और किसी भी 100 गज से कम आकार के भूखंड की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद संबंधित निर्धारित समय में भूखंड भाग की एक अस्थायी प्रॉपर्टी आईडी मिलेगी जो कि 3 महीने के लिए मान्य होगी। अगर इस अवधि के दौरान उस भूखंड की रजिस्ट्री नहीं करवाई जाती है तो वह अस्थायी आईडी स्वतः निरस्त हो जाएगी और संबंधित को दोबारा अप्लाई करना होगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी तुड़वाने के लिए आवेदन केवल अधिकृत क्षेत्र में ही किया जा सकता है। आवेदन करते समय मैन प्रॉपर्टी आईडी का सभी बकाया टैक्स, विकास शुल्क आदि जमा करवाना होगा। वह प्रॉपर्टी आईडी को स्वयं स्थापित करना होगा। आवेदन करते समय साइट प्लान, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बयान हालफिया, रजिस्ट्री व हाल जमाबंदी इंतकाल इत्यादि साथ में अपलोड करना होगा। उसके अलावा जारी नोटिफिकेशन के क्लाज में वर्णित रूल हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 की पालना की जानी अनिवार्य होगी। रेड क्रॉस विश्व दिवस पर उपायुक्त एवं सोसाइटी की चेयरमैन मनदीप कौर के मार्गदर्शन में MCH हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तौर पर चरखी दादरी के नगराधीश आशीष सांगवान ने शिरकत की। उन्होंने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदाताओं को बेच लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। काफी संख्या में युवाओं, छात्र छात्राओं ने रक्तदान देकर कार्यक्रम में भाग लिया। लाइफ टाइम रेड क्रॉस सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और उनको नगराधीश आशीष सांगवान ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रेड क्रॉस सचिव बलवान सिंह ने आए हुए मुख्य अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भिवानी से एक टीम भी आई हुई थी।
उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और उनके कार्यों की सराहना भी की। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गठित स्वीप टीम द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल कर हर आयु वर्ग के लोगों को अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम युवाओं, बुजुर्गों समेत सभी को मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास स्वीप टीम कर रही है। जिला उपायुक्त मनदीप कौर के दिशा निर्देश तथा नोडल अधिकारी बीईओ जलकरण की अगुवाई में मास्टर सुंदरपाल फोगाट, हरपाल आर्य व रविंद्र जाखड़ तथा अन्य साथियों द्वारा लगातार लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आगामी 25 मई को अधिक से अधिक मतदान करें। इसी कड़ी में आज टीम सदस्य गांव कादमा के सार्वजनिक चौपाल व आईटीआई परिसर में पहुंचे। यहां समस्त कर्मचारी वर्ग, विद्यार्थी तथा अभिभावकों को मताधिकार महत्व के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने वोटर हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से नए मतदाता पंजीकरण की भी जानकारी दी।